संसद में खड़े होकर प्रियंका गांधी ऐसे बोलते कि ये देश अब कायरों के हाथ में नहीं रहेगा, और तो मतलब इनडायरेक्टली वे वो पीएम को कायर बोलना चाहते हैं। कायरों के हाथ में नहीं, सिर्फ एक बार बोलना चाहता हूँ प्रियंका गांधी जी को, कायरों के हाथ से तो ले लिया, चोरों के हाथ से ले लिया। आप एक बात बताओ, 30,000 गुरुकुल थे 1947 में, ठीक है, आज 24 गुरुकुल नहीं रह गए। 886 मदरसे थे, आज 44,000 मदरसे कर दिए। तो मैडम उसको तो छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो। आप वो जो प्रियंका इनको अगर एक एक वोट के लिए ना तरसा देना, इनको आत्महत्या ना करनी पड़ जाए तो आप इस भारत भूमि का वो कर देना, आप काट देना, कोई बात नहीं, काट देना। पर मैं आपको कहने की बात कह रहा हूँ, एक एक वोट के लिए ना तरसा देना। और ये जो राहुल गांधी, ये जो बड़ी दुहाइयां मारता है ना, जिसे पन्ने नहीं पता संविधान के, एक चीज नहीं पता, जो ज्ञान देता है, मैडम ये बाइबल पढ़ने वाले संविधान को नहीं ज्ञान देंगे, समझ रहे हो? इनको इन्हीं के पास रहने दो। और जो ये चमचे जो उसके चमचे पीछे चल रहे हैं ना, वो इनको जरा सी पिन मारते और चमचे आरएसएस पे बोलते हैं। मैंने पहले भी बोला, इंदिरा गांधी की भी औकात नहीं थी आरएसएस पे बोलने की, तो ये चमचे कैसे बोल रहे हैं? 4 बार प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पापा से मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहूंगी। मैं चाह रही हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कायर बताया है, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री को बहादुर तो मैं भी बता दूंगा। अगर प्रधानमंत्री जो है अडानी पे जो बहस हो रही है उससे बचेंगे तो उसको कैसे बहादुर बताएंगे? आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी जो क्या बोलते हैं इसकी मीडिया पार्ट की जो न्यूज़ को आधार बना के वो कर रही थी, खुद मीडिया पार्ट ने उसका विरोध कर दिया कि भाई आप जो कह रहे थे वो जो है झूठ आप बोल रहे थे। खुद मीडिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, फ्रेंच आउटलेट स्लैम्स बीजेपी पे मीडिया पार्ट ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए आप जो है इसको हमारी रिपोर्ट को आधार बना रहे हो, बिल्कुल गलत है। तो अडानी पर बहस क्यों नहीं आप कर रहे हो? और देखिए, एक तथ्य और देता हूँ, 2001 में मोदी जी हमारे सीएम बने थे गुजरात के, उस समय पर अडानी की संपत्ति 3300 करोड़ थी, और वो बढ़ते हाँ नहीं एकदम से नहीं, जैसे जैसे राजनीतिक करियर मोदी जी का आगे बढ़ा वैसे वैसे अडानी जी का जो है राजनीतिक करियर आगे बढ़ा। अब 2021 में अडानी की संपत्ति 12 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो ये बताइए, जैसे जैसे आपका राजनीतिक करियर बढ़ा ऐसे ऐसे जो है मोदी जी का भी आगे बढ़ा है। तो ये सारे फ्रेंडशिप चल रही है, फ्रेंडशिप। अडानी जी ने तो फिर पोर्ट लगाए, कारखाने लगाए, फैक्ट्रियां लगाई, ठीक है, कई चीजें उन्होंने बुनियादी उत्पादक खोले, रोजगार खोले, तो उनकी संपत्ति बड़ी समझ आता है। सोनिया गांधी जी ने कितने कारखाने खोले, कितनी फैक्ट्रियां खोली, कितने उत्पादक लिए, कितने पोर्ट लिए, कहां उन्होंने योगदान दिया। जो वो चौथी सबसे अमीर महिला हो गई थी, शक्तिशाली महिला, अमीर महिला। आप सर्च करिए, आज 4,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कैसे हो गई, आप बताइए। उसके बाद वाड्रा साहब इतने दिन ब दिन करोड़ोंपति खरबोंपति कैसे हो जाते हैं सिर्फ दामाद बनते ही? उस पर सवाल करेंगे, नहीं जवाब होगा। उसके बाद इन्होंने आरएसएस की बात करी। आज भी बांग्लादेश के मुद्दे पे आरएसएस के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ हैं? पूछिए, जवाब दीजिए, कहाँ हैं? कौन से बिलों में छुपे हैं? क्यों आवाज उठाने नहीं आते? क्यों देश के लिए आवाज उठाते? और सवाल है सर, प्रियंका जी कहते हैं कि नेहरू को आप किताबों से हटा सकते हैं, लेकिन उनका नाम कभी इस देश से नहीं मिट सकता। हाँ, कैसे मिटेगा? देखो, पता चलता है ना, आज के युवा को पता चल रहा, अगर ये नाम मिटा देते किताबों से तो हमारे को कैसे पता चलता कि 0 वोट पाने वाला भी प्रधानमंत्री देश में बन सकता है? आप शर्त लगाओ, आप पढ़ो। अच्छा, इनसे पूछिए। हाँ, नहीं, यही खड़ा हूँ, आप बताओ, प्रधानमंत्री पहले वो कैसे बने थे, नेहरू जी? अच्छा, अब कौन सा चुनाव? नेहरू जी के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ भैया, सॉरी, स्विट्जरलैंड जितना आपने चाइना को अक्षय चिन्ह दे दिया। और एक बात का ध्यान रखिए भैया, ये जो वक्फ बोर्ड की जो चल रही है ना, ये रैलियां चल रही है। मैं कह रहा हूँ, जैसे नेहरू को खत्म करा है, नेहरू के परिवार को खत्म करा है ना, ऐसे ही वक्फ बोर्ड भी खत्म होगा। ज्यादा दिन की दावत मत लो, तुम्हारा वक्फ बोर्ड भी समाप्त होगा। शपथ धर्म की लाना है वह काल, अभय देश में विचरेंगे महात्मा गांधी और जवाहरलाल। ये गांधी और जवाहरलाल नेहरू का देश है, गांधी और नेहरू का ये देश है। और सुनिए, नहीं, क्योंकि वो देश के महापुरुष है। नहीं, सुनिए, खरीदा था उन्होंने, पैसे दिए थे क्या? मोतीलाल महापुरुष, जो महापुरुष थे उनको फांसी पे लटका दिया। शांत रहे हमारे महात्मा गांधी जी, जो महापुरुष थे, उनको आपने क्या किया? उनके साथ नहीं चले। सरदार पटेल, जिन्होंने कितनी रियासतों को मिला करके ये भारत आरएसएस पे प्रतिबंध भी लगाया था, वो भी बताइए। पर्सनल आदमी का नहीं हो सकता सर देश। पटेल साहब को भाजपा से दिक्कत है, भाजपा वालों को कांग्रेस है। दोनों की जांच करा लो ना, दूध का दूध, जनता को पता लग जाएगा कौन ईमानदार है। वे उसे बेईमान कह रहे, वो उसे, और इस चक्कर में जनता पिस रही है और दोनों पार्टियां मजे ले रही है। ये भी 10-12 साल हो गए मजे लेते हुए, कांग्रेस ने ले लिए मजे। हमें बताओ क्या मिल रहा है? मजे में एक्सप्रेसों की सौगात दे गए। यहाँ पे कौन सी पार्टी संविधान के अनुसार चल रही है, ये सवाल है।
संविधान से कितना प्रेम है मैंने बता दिया ना। मैंने बता दिया, दीनदयाल उपाध्याय ने स्पष्ट कहा था, इट इज अ फॉरेन डॉक्यूमेंट रिटन इन फॉरेन लैंग्वेज विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज। गुरु गोलवलकर ने कहा था कि संविधान लागू तो कर दिया पर मनुस्मृति का ध्यान नहीं रखा। आप मेरी बात मत मानिए, 1947 के बाद से आरएसएस के पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर में जितने छपे मुखपत्र थे उनको पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना संविधान से उनको प्रेम था। और जब आरएसएस पे प्रतिबंध सरदार पटेल ने लगाया था तो 4 शर्तें लगाई थी। ये कहा था आप जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, राजनीति से दूर रहेंगे, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य नहीं फैलाएंगे, और चौथी बात जो है आप भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखेंगे। तो ये शर्तें लगाई थी। तो आप तो संविधान से प्रेम करते ही नहीं थे। नहीं, संविधान से जो प्रेम करने वाले थे, संविधान से जो प्रेम करने वाले थे, उनसे ये पूछो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अनएजुकेटेड थे या उनके खिलाफ 2 बार चुनाव लड़े नेहरू जी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो अध्यक्षता करी थी, जिनके नेतृत्व में बनाया गया था, वहां कोई कमी रह गई थी? जो सेकुलर शब्द जोड़ा, जो वक्फ बोर्ड दिया, जो शरिया दिया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, इवन तक कि ये भी कह दिया पहले संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा। ये संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? एक बहुत बड़ी बात प्रियंका जी ने कही कि एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2009 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी एंड बड़े बड़े बीजेपी के नेता गए थे जंतर मंतर पर धरना देने के लिए कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तब सत्ताधारी जो सरकार बैठी थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्यों विरोध किया? तब क्यों ईवीएम नहीं हटाई? आज जब ईवीएम से सही चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग आपको 2 से 3 बार बुला चुका है कि आकर के बताओ कैसे एक्ट होती है, हमें भी पता चले। सर्वोच्च न्यायालय आपको धिक्कार चुका है, धक्कार चुका है, उसके बाद भी आपको लज्जा नहीं आ रही। और तीसरी बात, जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी वायनाड से जीतती हैं, तब ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं खड़े होते? झारखंड पे क्यों नहीं खड़े होते? पंजाब सरकार के ऊपर क्यों नहीं खड़े होते? दिल्ली सरकार जो सीएम बनाती है अरविंद केजरीवाल, इस पे सवाल खड़े क्यों नहीं होते? जहां जहां पर भाजपा आएगी वहां वहां ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं। आप एक बात बताइए, विनेश फोगाट का बड़ा प्रचार कर रहे थे, आजकल गुप्त वो लापता के पोस्टर उनके लग रहे हैं, वो जब जीती तो उसके ऊपर आपने ईवीएम के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए? वो कैसे जीती बताइए? समय समय पर कैसे खराब हो सकती है? और जो ये कह रहे हैं ना, संविधान जब कश्मीरी पंडितों को कत्ल करा ना, तब संविधान, जब यासीन मलिक को ये सर्टिफिकेट पकड़ा रहे थे, तब संविधान कहाँ चला गया था? संविधान, एक देश दो संविधान। देखो भैया, जो संविधान, जो ये संविधान की कहते हैं ना, संविधान की धज्जिया, संविधान की धज्जिया, जिसकी माँ कह रही थी राम इस काल्पनिक है, तब संविधान गायब था। हैं, राम सेतु तुड़वाने का काम कर रही थी, तब संविधान गायब था। ठीक है, हमारे सारे गुरुकुल बंद करवा दिए, तब संविधान गायब था। और आज ज्ञान दे रहे हैं उनके चमचे। सबसे बड़ी बात बताइए मैडम, वक्फ जो एक्ट आया था, वक्फ बिल जो इन्होंने पास किया संशोधन करके संविधान के अंदर, उससे देश को क्या फायदा था ये बताएं? क्यों धज्जियां उड़ाई संविधान की? सवाल मैंने आपसे लिया था, वही मैं सर वैलिड पेपर चुना। मेरा सवाल वो उन्होंने बोला, सुनो जो इन्होंने कहा। देखिए, ये आजकल जो है हमारे भाजपा के मित्र जो है अंबेडकर का बहुत नाम लेते हैं। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल जब वो लेकर आ रहे थे ना, तो यहाँ पे एक रामलीला मैदान है। अंबेडकर जी तो लगा लो कम से कम। नहीं, हमारे लिए तो हमारे सम्मान नहीं देता। नहीं, सम्मान दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं अम्बेडकर जी, बाबा साहब। नहीं, कोई बात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बिल्कुल उनका सम्मान है। और उन्होंने जो है अम्बेडकर जी ने जब जो है हिंदू कोड बिल्स वो लेकर आ रहे थे, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो करपात्री महाराज थे वो रामलीला मैदान में खड़े होकर अम्बेडकर का बहुत विरोध करा था। ऑन रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, पढ़ लेना, कि जब हिंदू कोड बिल्स आ रहे थे तो अम्बेडकर के साथ ही बिल्कुल नहीं थे। और अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिनको जो है क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कैबिनेट में उनको स्थान दिया था, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया था। और दूसरी बात आरएसएस का जहाँ पे हेडक्वार्टर है, कहाँ पर बोला, महाराष्ट्र के अंदर है ना, नागपुर के अंदर, उसी नागपुर के अंदर अंबेडकर ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। केवल बहस वहाँ रखी, मुद्दे बहुत सारे हैं, ईवीएम भी है, बहुत सारे इन्होंने बात नहीं। पूछो, हिंदू मैरिज एक्ट आया था ना, तो एक देश एक संविधान था ना, 3 तलाक क्या कर रहा था, शरिया क्या कर रहा था, पूछिए देखिए वही बात है। हिंदू को ये उनके रिश्तेदार हैं, ये अपने पिता को पिता नहीं, रशियन मम्मी को मम्मी बोल देंगे, अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बोलेंगे। इनके अंदर ऐसी कमी है। कहीं और ले जाते हैं ना बात, तर्कपूर्ण बात कर लो भाई, तर्कपूर्ण बात कर लो। हिंदू कोड बिल्स का आपने विरोध करा था और उसी नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। पेपर पर क्या कहना चाहोगे? वैलिड पेपर से चुनाव होने चाहिए? प्रियंका गांधी जी का कहना है दूध से दूध पानी से पानी। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। बाबा भीमराव के बारे में अगर बताने जाऊं तो देश के पहले कानून मंत्री तो बने
बनाए गए, पर उन्हीं के खिलाफ जब कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे लोगों को खड़ा किया कि उनको हरवाने के लिए पहले पार्टी से निकाला गया, कानून मंत्री से हटाया गया, जब देश के संवैधानिक रचनेता जो संविधान बनाते, जो संविधान की अवहेलना करने वालों को हटाने की कोशिश करते, कांग्रेस से बोला था कि इस देश में वक्फ बोर्ड नहीं आएगा, कांग्रेस से बोला था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनेगा, कांग्रेस से ही बोले थे वो कि इस देश में किसी भी तरीके को, किसी भी समाज को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, पर कांग्रेस ने वो लाने के लिए कानून मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हटाया और उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया कांग्रेस से किसी को, और हरवाने के बाद उनको पूरी तरीके से राजनीति में गायब करने का कोई काम कर रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे। दूसरा ये कह रहे ना कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, यार तुम तो बेशरम बन बनो, तुम खुद हिंदू हो, हिंदू धर्म पे सवाल उठा रहे हो। एक सेकंड मैम, हिंदू धर्म पे सवाल, हिंदू सनातनी होने के बाद भी अगर बेशरम इंसान तथ्य नहीं है, मैं बताता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जीवन का किताब है 12वें नंबर पेज पे जाइएगा, उन्होंने ये बोला था कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ा नहीं है, मैं हिंदू धर्म में हूँ पर मेरी कुछ विचारें हैं जो मेरे बौद्ध धर्म से खाती है। सवाल लेना चाहूंगी मैं सवाल भैया, मेरा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी जी यही पूछ रही हैं कि नेहरू ने जो किया वो किया, आपने क्या किया ये बताइए। मैं बताता हूँ क्या किया ना, इन्हीं की सरकार का 3 तलाक खत्म कर दिया, नेहरू ने किया था 370 खत्म कर दिया, इन्होंने ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार वक्फ बोर्ड बनाई थी, हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, ऐसा सेकुलरिज्म बनाएंगे इस देश में कि हर कोई चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हर कोई सम्मान के नजरिए से देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि वो टोपी वाला है, ये टीका वाला है। इन्होंने क्या किया, जाति में बांटा, धर्म में बांटा। अगर ये लोग होते सही काम कर रहे थे तो क्या जरूरत पड़ी कि 700 से ज्यादा माइनॉरिटी कमीशन इस देश में बनाने की जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी कि वक्फ बोर्ड जैसे को बनाते हैं और उसको और मजबूत करते हैं कि किसी पे भी आंख डाला कब्जा कर लो, किसी पे भी आंख डाला कब्जा कर लो, और ये खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं, बेशर्मी की याद होती है। प्रियंका जी कह रही है, एक सवाल इनसे लेके फिर मैं, प्रियंका जी कह रही हैं कि इस देश को जो है कायरों से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल कायरों से मिलेगा। अफजल के समर्थन करने वाले लोगों को हम सड़क पर कहते हैं कि जो अफजल का समर्थन करता है, जो बाबर का समर्थन करता है, जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, जो देश के टुकड़े करता है, उन कायरों को इस देश में हम जीने नहीं देंगे और उन्हीं कायरों के खिलाफ मोदी जी भी खड़े। अगर मोदी जी की सरकार में 10 सालों की सरकार में कोई ऐसा काम गलत हुआ जहां पर हिंदू मुसलमान हुआ तो बता दें, मुझे एक बार बता दें, इनसे पूछे कि हिंदू मुसलमान कहाँ हुआ है। आ जाइए, आप कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी की आप मुझे बताइए कि 10 सालों की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा कौन सा काम हुआ है जहां पर हिंदू मुसलमान किया गया, बताइए। मैं वो बात नहीं कर रहा था, मैं तो संविधान के मुद्दे पे बात चल रही थी, नहीं संविधान की बात कर रहा था। देखिए अंबेडकर की जहाँ तक बात है, मैंने बताया ना कि बिल्कुल ठीक बात है कि अंबेडकर ने जो चुनाव था वो बाबू जगजीवन राम एक कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़े करे थे और वो हारे थे, वो बात ठीक है और बिल्कुल खड़े करे थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी बात है कि नेहरू और अंबेडकर की जो राजनीतिक पार्टनरशिप थी उसके कारण ही हिंदू कोड बिल्स आया था और हिंदू कोड बिल्स के एक मिनट हिंदू कोड बिल्स आया था, एक मिनट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, ठीक है, हिंदू कोड बिल्स आए थे। सुनिए मेरी बात, उस टाइम पे आरएसएस ने उसका विरोध करा था जो एक डॉक्यूमेंटेड चीज है, नहीं, और दूसरी बात जो वक्फ बोर्ड की ये बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे तो खुद मोदी सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज चुकी है। अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है गलत है उसको निरस्त कर दो, आपको अगर वरिष्ठ बिल्कुल करिए ना तो उसको कर, एक मिनट, इसको आप निरस्त करिए। अगर आपको लगता है आपको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से दिक्कत है तो उसको निरस्त करिए। सरकार आपकी है, आपके पास बहुमत है, आप अपने नीतीश साहब और नायडू साहब को मना के और जैसे भी आपकी इंटरनल वो है उसको वो करिए। पर आपने जो है आप वक्फ बोर्ड पे आप शगुफा छोड़ के पीछे हट गए, आपने उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर भेज दिया, आपने क्यों नहीं उसे निरस्त करा, क्यों नहीं उसका पुनः गठन करा। दूसरा इतने लेटेंट एंट्री के अंदर लेटेंट एंट्री आपने पहले लाई, आप पीछे हट गए, तो सारे जो हिंदुओं के जो पक्ष के जो मुद्दे हैं उनसे तो आप पीछे हटते जा रहे हो। आप कहाँ हिंदुओं के, आप तो कहते हो कि हम बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, शुभेच्छु हैं, हितैषी हैं, पर कहाँ आप हिंदुओं के पक्ष में आ रहे हो। आपने तो बहुत सारे जो कानून है वो नहीं पास करे हैं जो हिंदुओं के, आपके पास तो मेजोरिटी है। हिंदुओं के शुभेच्छु हैं, लेकिन नेहरू जी के तरह, इंदिरा जी के तरह, राजीव गांधी के तरह, पीवी नरसिंहा राव के तरह तानाशाही नहीं है कि हमने तय कर लिया कि कोर्ट नहीं जा सकते तुम,
इस संविधान पे बात करते हैं कांग्रेसी। क्या संविधान की मूल भावना है कि तुम्हें न्याय से दिक्कत है तुम कोर्ट जा सकते हो? कांग्रेस पार्टी ने 2 कानून बनाए और हमें कोर्ट जाने से रोका। एक 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और दूसरा वक्फ एक्ट। ये असंवैधानिक तरह से नहीं कि पास करा दो। अरुण जेटली जी उस समय और उमा भारती जी दोनों सदनों में कहे कि जेपीसी के पास भेजो, इन्होंने कहा नहीं हम पास कराएंगे, हिंदू हो तुमको कोर्ट जाने नहीं देंगे, नहीं जाने दिया। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदू की बात नहीं है, वक्फ एक्ट हिंदू की बात नहीं है। क्या बात मैं ये दोनों ही कारण थे हिंदुओं को कोर्ट जाने से रोकी है कांग्रेस। आज संविधान की आज यही मोदी सरकार है जिसपे कहते हैं ये तानाशाही है, संविधान से नहीं चलते हैं। उन्होंने काम संशोधन लाना चाहते हैं, दूरगामी परिणाम होगा, जेपीसी में भेजा, पूरी चर्चा हुई, उसके बाद हम पास कराएंगे या फेल कराएंगे। संसद के पटल पर चर्चा के बाद, ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी जी ने रात में रसिया यूएसएसआर से आया मैसेज और यहाँ भारत के संविधान में समाजवादी शब्द जुड़ गया और वहाँ से आ गया सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए। 69 में कांग्रेस 2 भाग में टूट गई है, जनसंघ मजबूत हो रहा है, इसलिए सेक्युलर शब्द जोड़ दो, तानाशाही के तरफ से संसद को बंद कर दो, विपक्ष को बंद कर दो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाह रही है कि इस देश में हम जातीय जनगणना करा के रहेंगे। जातीय जनगणना 2011 में जातीय जनगणना करवाया गया। क्या कांग्रेस पार्टी में गूदा नहीं था? 4 साल तक इन्होंने 2011 के जनसंख्या जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया। 4 साल तक क्या कर रहे थे? हनीमून मना रहे थे ये लोग। और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव समर्थन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी का। क्यों नहीं कह दिया इस्तीफा? रामविलास पासवान ने 2002 के बाद इस्तीफा दिया था ना, क्यों नहीं इन्होंने इस्तीफा दे दिया? अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और लालू यादव कि तुम जातीय जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक करो, नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूं। तो ये तो चला चुनाव के पे जातीय, जब ये धर्म नहीं चल रहा, जब तुष्टीकरण नहीं चल रहा, जब देश में इधर उधर की बातें, तो चलो जातीय गणना पहली बार में रखी है, ये सरकार कर दे, ये सरकार जारी कर देना 2011 की। 2011 में 2021 हो गया, 10 सालों तक, नेहरू और अम्बेडकर 2014 तक कॉन्स्टिट्यूशन पे बिल्कुल भी नहीं। आप बात नहीं सुन रहे हो। देखिए एक मिनट, एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, संक्षिप्त में उत्तर दूंगा, कोई बात नहीं, आप बोल लेना। देखिए पहली बात तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करते हैं, जो दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पास किया गया बिल था। उस समय पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव पर और भी बहुत सारे आरोप लगते हैं, पर ये जो बिल था पूरा उससे पास करके हुआ गया था, जिसके अंदर ये था कि 15 अगस्त 1947 को यथास्थिति जो भी धार्मिक स्थलों की है वो बरकरार रहेगी, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अगर आपको समस्या है तो आप उसको निरस्त करिए, आपके पास दोनों संसद करना चाहिए, बिल्कुल करना, पर आपने वो करा नहीं है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट उसका समर्थन करेगी क्या करने का? एक मिनट बिल्कुल सुनिए, क्या आप माफी मांगते हुए कहे कि मैं इसको निरस्त करने के लिए प्रस्ताव ला रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एग्री भी कर लेते। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये कहा है कि अभी किसी इस पे जो है सरकार से संज्ञान लिया है कि सरकार इस पे अपना मत स्पष्ट करे। सरकार ने एक मिनट ये कह रहे हैं कि एक मिनट यार बोलने कि मैं अपना पक्ष रखूंगा, आधी बातें ये जो कह रहे हैं ना, आधी लाइन बोलने दो। मैं एक मिनट देखिए, पहली बात तो 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, उस पे अभी तक सरकार ने अपना मत स्पष्ट नहीं करा। ये कह रहे हैं कि निरस्त करेंगे, अभी तक अपना मत स्पष्ट नहीं करा। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कह दिया है कि अभी जब तक ये एक्ट वो है पावर में है, जब तक कोई भी तरह के इस तरह के मुद्दों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो आप उसके ऊपर कहानी का एक ही रिजल्ट है। ये कह रहे हैं कि वक्त वर्शिप ऑफ एक्ट को क्यों नहीं हटाते। मैं कह रहा हूँ सरकार हमारी है ना, समय आने दीजिए, थोड़ा सा मजबूत होने दीजिए। मैं कहता हूँ वर्शिप ऑफ एक्ट भी हटाएंगे। जैसे 370 कह रहे थे ना, कोई व्यक्ति कह रहा था कि 370 हटा के देखो तो इस देश में क्या हो जाएगा, उनकी नदियां बहेंगी। हटा दिया। कह रहे थे 3 तलाक हटा के देखो क्या हो जाएगा, हटा दिया। कह रहे थे कि इस देश में राम मंदिर बना के देखो क्या हो जाएगा, बनवा दिया। अब ये कह रहे हैं कि वर्शिप ऑफ एक्ट हटा के देखो, मैम हटा देंगे। नहीं, वक्त बोर्ड हटा के देखो, हटा देंगे। और सब बात छोड़ो, हम कहते नहीं है, हम पटल पे लाके अचानक में बम फोड़ के निकल जाते, क्योंकि भगत सिंह को मारने वाले लोग हैं। हम बाबर और अकबर को नहीं मानते। ये बाबर से विचार लेकर मानते बाबर को, मैं बताता हूँ ना कैसे नहीं मानते कि जिस बाबर ने तो महाराणा प्रताप को तो कभी माने होते ना, माने होते तो इस देश में कभी मुस्लिम पर्सनल वो बनता ही नहीं। अगर शिवाजी मानते छत्रपति शिवाजी महाराज को ना, तो कभी मुस्लिम पर्सनल वो वक्त बोर्ड बनता ही नहीं। आप मानते थे बाबर को, चंगेज खान को,
औरंगजेब को पता क्यों मान रहे थे? क्योंकि इनको लग रहा था कि वो 20% वोटर जो ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी और गोल टोपी लगाकर घूमते हैं, उनका वोट पाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया? सर थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, ठीक है। उसका वोट पाने के चक्कर में ये क्या कर रहे थे कि हिंदुओं को दबाओ। हिंदू अपने ही देश में अपने मंदिर की रक्षा, और सुनिए, अपने मंदिर की अगर जांच करवाने के लिए लड़ता है तो ये कहते हैं वर्शिप ऑफ एक्ट है, संविधान है देश का। ये मैं कहता हूँ भारत के संविधान कोई गीता और वो लिखा हुआ नहीं है। जब जरूरत पड़ी आपने बहुत बदले थे ना, हम एक झटके में बहुत सारी चीजें बदल कर और इस देश को एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पर मुसलमान भी अपने तरीके से रहेगा और हिंदू भी रहेगा। आपने जिस तरीके से जहर घोला है जातिवाद का, धर्मवाद का, आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का पूरा जो जहर घोला है ना, हम उसको खत्म करेंगे। क्या कारण है कि आपके पार्टी में, क्या कारण है सर आपके पार्टी में आतंकवादियों का बरसी मनाया जाता है? क्या कारण है कि आपके पार्टी में आतंकवादियों के सपोर्ट करने वालों को टिकट मिल जाता है? यासीन मलिक, एक सेकंड, यासीन मलिक आतंकवादी है कि नहीं है? कोर्ट ने बताया ना है। उसके बाद भी मनमोहन सिंह के संग फोटो खिंचवा रहा था। आज भी उसके परिवार के संपर्क में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद।